तो दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग से दिल्ली के दिल्ली शहर बनने की एक कहानी का सिलसिला जारी है। आज हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान की, लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे इल्तुतमिश के मकबरे पर, और वहाँ से मैंने आपको लाइव इल्तुतमिश के बारे में बताया था। उस टाइम मैंने जानबूझकर एक बात आपको नहीं बताई थी। इल्तुतमिश ने बहुत काम किया और असल दिल्ली का संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव इल्तुतमिश ने ही रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के अंडर शासन चलाया, फिर उसके बाद कुछ एक साल दिल्ली को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई पोलो खेलते वक्त, वही जो पोलो जैसा गेम होता था। बाद में इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को सजाया, संवारा, मजबूत किया, मजबूत सेना बनाई। इल्तुतमिश का एक बहुत काबिल बेटा था, नसीरुद्दीन नाम का, और उसको बंगाल भेजा इल्तुतमिश ने, और वो वहाँ पर बहुत अच्छा कुशल रणनीतिकार हुआ, बहुत अच्छी जंगें जीत रहा था, सब कुछ हुआ, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। तो इल्तुतमिश काफ़ी दुख में चले गए, और बड़ा ही इल्तुतमिश को दुख हुआ कि यार अब कैसे, मतलब दिल्ली सल्तनत की कमान अब किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि इल्तुतमिश अपने तकरीबन बचे हुए तीनों बेटों को जो है नकारा और अय्याश मानता था, और वो इस काबिल नहीं मानता था कि वो दिल्ली सल्तनत की नींव रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा बना लिया था। 1235 में, 1236 में उसकी डेथ हुई। ऐसे ही मरने से पहले जब नसीरुद्दीन की मौत हो गई, इल्तुतमिश के सबसे काबिल बेटे की मौत हो गई, तो उसने अपना वारिस रज़िया को बना दिया, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रज़िया जो है, जब भी इल्तुतमिश बाहर किसी काम से बाहर जाते थे तो रज़िया को जो है वो अपनी दिल्ली सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप कर जाते थे, और इल्तुतमिश ने पाया कि रज़िया के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है कि वो जो है दिल्ली की सत्ता संभाल सकती है, और उसने उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया अपने जीता जी। अब यहाँ पर खेल जो मैंने आपको पहले जिसके बारे में ज़िक्र नहीं किया था, अब मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसका। एक चहलगामी इल्तुतमिश ने अपने शासन में बनाई थी। चहलगामी क्या होती थी? ये 40 अमीरों का, तुर्क सरदारों का एक मजबूत गिरोह होता था। एक तरीके की समझ लीजिए पार्लियामेंट होती थी, जो लोग डिसाइड करते थे, फैसलों में हस्तक्षेप करते थे, फैसले बताते थे, जनता की राय भी बताते थे। एक तरीके के सरदार और अमीर होते थे। इनका बहुत बड़ा रुतबा और मर्तबा इल्तुतमिश ने बना दिया था। ये अलग अलग जगहों की जिम्मेदारियां भी निभाते थे। तो इल्तुतमिश की मौत के बाद रज़िया सुल्तान पहली दिल्ली की सुल्तान बने, मुस्लिम सुल्तान बने, एक औरत दिल्ली की रानी बने। ये इन चहलगामियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। घोड़ा चलाएं, तीर चलाएं, बेपर्दा रहें, शासन चलाएं, दरबार लगाएं, और ये बैठ के जो है एज ए सुल्तान उनकी बात को सुने, ये चहलगामियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये जो चहलगामी थे और ये जो रज़िया सुल्तान थी और इल्तुतमिश का ये जो फैसला था, इन सब ने दिल्ली को अगले 30 सालों के लिए साजिशों का, हत्याओं का ऐसा अड्डा बना दिया कि जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। इल्तुतमिश की मौत के बाद इन्हीं तुर्क सरदारों ने, अमीरों ने फ़िरोज़ को, दिल्ली का शासक, जो कि इल्तुतमिश का ही एक अय्याश बेटा था, उसको दिल्ली का शासन दे दिया। लेकिन फ़िरोज़ का चक्कर ये था कि वो कुछ तो काम करता नहीं था, तो उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, वो सत्ता संभालने लगी, और बहुत कठोरता से जो है दरबारियों के साथ, और इवन इन्हीं अमीरों के साथ भी, जो ये चहलगामी के अमीर थे, इनके साथ भी जो है बड़ा सख्त रवैया वो अपनाने लगी। और ये सरदर्द बन गया अमीरों के लिए भी और सबके लिए भी। फिर ये जो क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो मेहरौली में कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, ये उस ज़माने में जामा मस्जिद भी थी। यहाँ पर रज़िया सुल्तान ने अपना शानदार भाषण दिया, जिसके अंदर अमीर कन्विंस हुए उनकी बात से, और जनता भी कन्विंस हुई कि सत्ता जो है गलत हाथों में चली गई है, और लोगों ने रज़िया सुल्तान का, अमीरों ने भी रज़िया सुल्तान का साथ दिया, और वो दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी। रज़िया को सुल्ताना कहना पसंद नहीं था, वो फीमेल नहीं, वो फ़ौजियों के कपड़े पहनती थी, वो अपने आप को सुल्तान समझती थी, हाथियों पे चढ़ती थी, घुड़सवारी करती थी, तलवारबाजी जानती थी, बेपर्दा थीं, दरबार लगाती थीं, और इस तरह का वो शासन चलाती थी। ये जो शाह तुर्कान थे और जो फ़िरोज़ थी, क्योंकि ये रज़िया के साथ में इन्होंने युद्ध किया और बगावत की,
और इस लड़ाई के अंदर ये हार गए तो इन दोनों का कत्ल कर दिया गया। यानी कि 2 साल सिर्फ फ़िरोज़ जो है दिल्ली के सुल्तान बने और शाह तुर्कान की भी वही 2 साल की ज़िंदगी थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इल्तुतमिश की वाइफ थी शाह तुर्कान, तो ये तो रज़िया की भी तो माँ होगी। नहीं, उस ज़माने में राजाओं के हरम होते थे और कई अलग अलग रानियाँ होती थी, तो रज़िया सुल्तान की माँ शाह तुर्कान नहीं थी। शाह तुर्कान का बेटे फ़िरोज़ ही थे, जो बाद में जिनका सत्ता भी गई और जीवन भी गया। 1236 के आसपास फिर रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की सल्तनत संभाली, और जब वो खुले दरबार लगाने लगी और तुर्क सरदारों का रुतबा कम करने की जब कोशिश करने लगी, क्योंकि थी तो वो बोल्ड एंड बिंदास और वो डरती किसी ने से, बहुत ब्रेव भी थी, तो उन्होंने एक ब्लैक कलर के एक सेनापति, अपने याकूत नाम का सेनापति उन्होंने अपने पास नियुक्त किया, जिससे कि वो जो है सरदारों के ऊपर में भी लगाम लगा सके। फिर रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ भी साजिशें शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ अगला 30 साल पूरा साजिशों की भेंट चढ़ जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल न कोई ख़ास विस्तार होगा और लड़ाइयाँ, झगड़े, कत्ल, ये सब ही होता रहेगा इसके अंदर। तो याकूत के बारे में तुर्क सरदारों ने जो है अफवाह फैला दी कि ये तो रज़िया सुल्तान का इनसे अफेयर है, ये है, वो है, और रज़िया सुल्तान के किरदार को जो है बहुत कमतर गिरा दिया गया जनता की नज़र में भी। इसी दौरान अलग अलग जगहों पर फिर बगावतें होने लगीं। तो एक अल्तुनिया नाम का एक राजा था, उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया और वो बगावत पर उतर गया। तो रज़िया सुल्तान क्योंकि ब्रेव थी और वो हर चीज़ से लड़ रही थी और सीधे सीधे तुर्क सरदार भी उनके ख़िलाफ़ नहीं जा पा रहे थे, तो वो बहरहाल वो बगावत को कुचलने के लिए अपने घोड़े के ऊपर में निकली इस जंग के लिए, अल्तुनिया से जंग के लिए। और इसी दौरान जो है ये तुर्क सरदारों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं वो मिल गई, और इन्होंने जो है रज़िया सुल्तान का साथ बीच में छोड़ दिया और अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान को गिरफ़्तार कर लिया। रज़िया सुल्तान वो जंग हार गई। जब ये यहाँ पर जंग हार के गिरफ़्तार होकर चली गई तो तुर्क सरदारों के हाथ में गोल्डन फिश एक तरीके से कह सकते हैं आ गई इन्हीं चहलगामियों के हाथ में, और इन्होंने बहराम को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त कर दिया। उधर रज़िया जेल में और इधर दिल्ली का सुल्तान कोई और। 1 साल बहराम दिल्ली के शासन चलाया, लेकिन रज़िया सुल्तान क्योंकि बहुत कुशल थी और बहुत ही कुशल उनका नेतृत्व था, तो रज़िया सुल्तान ने क्या किया, जो अल्तुनिया जिसके साथ वो युद्ध में गई थी, जिसने उन्हें जेल में बंदी बनाया था, उनके साथ में विवाह कर लिया। और फिर अल्तुनिया को ये कन्विंस किया कि हम लोग दिल्ली सल्तनत को वापस लेंगे। बहराम एक कमज़ोर शासक है। बहराम था भी एक कमज़ोर शासक, तुर्कों की कठपुतली था, ग़ुलाम था एक तरीके से, अमीरों की बात मानता था, सुनता था, उस तरीके का वो शासक था। तो वो सब था, लेकिन एक ख़ास बात थी कि उसके पास, बहराम के पास में दिल्ली सल्तनत की बड़ी और विशाल फ़ौज थी और रज़िया सुल्तान के पास में अल्तुनिया की एक छोटी फ़ौज थी। दोनों का कैथल के अंदर में जम के मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के अंदर रज़िया सुल्तान मारी गई। अब कुछ लोग कहते हैं, अब मैं लाइव लोकेशन पे नहीं जाने की आपको वजह भी बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि कैथल के अंदर कुछ जाट लुटेरों ने उनको जो है मार दिया, और कुछ लोग ये मतलब कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि इन्हीं तुर्क सरदारों ने कुछ जाट लुटेरों को रज़िया सुल्तान का कत्ल करने के लिए सुपारी एक तरीके से दी उस ज़माने में, और उन्होंने रज़िया सुल्तान का कत्ल कर दिया। कुछ लोग कहते हैं लूट मार के इरादों से कत्ल कर दिया। और रज़िया सुल्तान की एक कब्र जो है वो कैथल में आज भी मौजूद है, और जो कहते हैं कि जाट सुल्तानों ने वहाँ पर उनका कत्ल किया था। और एक ये कॉन्स्पिरेसी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रज़िया सुल्तान की एक और कब्र जो है वो आप देखेंगे तो दिल्ली का एक इलाका है तुर्कमान गेट, वहाँ पर बुलबुल खाना करके एक इलाका है, वहाँ पर रज़िया सुल्तान की एक और कब्र है। मतलब रज़िया सुल्तान की 2 कब्रें हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि थी तो वो दिल्ली की सुल्तान ही, इसलिए उन्हें वहाँ से कैथल से वापस लाया गया और यहाँ पर दफन कर दिया गया। अब ये जो है कॉन्स्पिरेसी हो जाती है कि कैथल वाली खबर सच है, जाटों ने हत्या की थी, तुर्कों ने सुपारी दी थी, युद्ध में मारी गई थी, ये सब का सब जो है इतिहास धुंधला हो गया और ये सारी कहानी अपने आप में ही पलट गई। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके बहराम, उनको भी पद से हटा दिया गया, लोकप्रिय हो गए, उनकी भी हत्या हो गई, तुर्क सरदार अमीर होके निकल गए। फिर एक बादशाह आया जो बहुत चालाक था,
चालाक मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल कभी भी सोचने के लिए नहीं मिलेगी, और ये इसी एपिसोड के अंदर में हम लोग उसके बारे में सिर्फ चर्चा करके उसको ख़त्म करना ही हमारा मकसद रहेगा। उस सुल्तान का नाम था नसीरुद्दीन। ये वो नसीरुद्दीन नहीं था जो इल्तुतमिश का बेटा था, ये एक दूसरा नसीरुद्दीन था। ये भी एक कमज़ोर शासक था, लेकिन इसको पूरे तरीके से कमज़ोर आंकना जो है ना इतना आसान नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश ने 26 साल शासन चलाया और इसने 20 साल शासन चलाया। ये बंदे ने क्या किया, इसने किसी से भी पंगा नहीं लिया, और इसको पता था साजिशें, षड्यंत्र है और ये सब है, और ये अल्लाह अल्लाह करने लगा, और ये लेके बैठ गया तस्बीह, और हाथ से कुरान लिख के अपना खर्चा, एक संत की छवि इसने घड़ी अपनी, और जनता के अंदर में भी बस एक पवित्र आत्मा, एक पवित्र राजा, एक साफ़ सुथरा संत महात्मा, साजिशों से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें तो सल्तनत टूट जाती, अलग अलग जगह के अमीर जो हैं वो बगावत कर देते और अपने आप को, आप तो पता ही है वो ज़माना क्या था, अपने आप को इंडिपेंडेंट आज़ाद राजा घोषित कर देते। इसने एक और चीज़ बड़ी बारीकी से समझी। इसने ये समझा कि अगर इस तरीके से हो जाए तो जन लुभावन तो आप हो जाएंगे, लेकिन सत्ता नहीं बचेगी। तो इसने क्या किया, सबसे काबिल आदमी को इसने आइडेंटिफाई किया, बलबन को। बलबन को बनाया सेनापति, और बलबन था बड़ा ही ख़तरनाक शासक। वो बाद में दिल्ली का, नसीरुद्दीन के बाद दिल्ली का शासक भी बना, और एक्चुअली 30 साल का ये जो साजिशी दौर है इसका अंत भी बलबन ही करेगा। वो हम लोग बलबन के मकबरे से लाइव लोकेशन पे आपको ले जाके दिखाएंगे। बलबन का मकबरा अभी भी मौजूद है। उन बलबन ने जो है ये सारी बगावतों को बड़ी कठोरता से कुचला, और दिल्ली सल्तनत अपना अस्तित्व बचाने में और ग़ुलाम वंश भी अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब हो गया। नसीरुद्दीन बहुत समझदार, भले ही कुछ लोग उसे, क्योंकि उसने बहुत युद्ध नहीं लड़े, बहुत युद्ध नहीं जीते, लेकिन मैं उसे काफ़ी इंटेलिजेंट सुल्तान मानता हूँ दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उसने जो है बड़ी समझदारी और काबिलियत से, आपको पता है उस ज़माने में मंगोलों का ख़तरा कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। बलबन जैसा सेनापति ही उसको कंट्रोल कर पा रहा था। राजपूतों का भी ख़तरा था, और तुर्क तो आपको पता ही है कैसे कैसी साजिशें ये चहलगामी कर रहे थे, उन्हीं में से एक बलबन भी था। तो बलबन को इतना ज़्यादा अधिकार दे दिया गया, वो काबिलियत पहचान के, उसकी ताकत क्षमता पहचान के, कि उसने सबको चुप करा दिया। और 20 साल के लिए वो नसीरुद्दीन ने शासन भी किया दिल्ली के ऊपर में, और दिल्ली सल्तनत स्थिर भी कर दी। फिर नसीरुद्दीन की मौत के बाद में जो है बलबन दिल्ली का राजा बना, और क्या ही शानदार राजा बना। कैसे उसने मंगोलों से युद्ध किया, कैसे उसने दिल्ली सल्तनत के अंदर में राज्य और सत्ता का डर स्थापित किया, और किस तरीके से उसने दिल्ली सल्तनत को, जो कि इल्तुतमिश के दौर में अपने उरूज पर थी, उसके उस 30 साल के साजिशी बवंडर और जालबाजी और चालसाजी को कुचल डाला, और किस तरीके से बलबन ने जो है दिल्ली को दोबारा से इस्टेब्लिश, और ये बता दिया कि आगे का राज तो दिल्ली सल्तनत के ज़रिए ही होगा। किस तरीके से बलबन ने ये सब किया, वो अगले एपिसोड में बलबन के मकबरे से मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ये रज़िया सुल्तान के बारे में थोड़ी बहुत बात थी, और उस ज़माने में भी मुश्किल था औरत होकर राज चलाना, और साजिशों का तो गढ़ दिल्ली सल्तनत उस दौर में इल्तुतमिश की मौत के बाद ही हो ही गई थी। तो रज़िया सुल्तान का भी दुखद अंत हुआ, शाह तुर्कान का भी दुखद अंत हुआ, फिरोज़ का भी दुखद अंत हुआ, बहराम भी कठपुतली हुए, उनका भी दुखद अंत हुआ। इन सत्ता की साजिशों ने जो है बहुत सारी साजिशें करी, बहुत सारे षड्यंत्र करे, बहुत सारे कैरेक्टर असैसिनेशन किए, और एक शानदार योद्धा, समझदार, कुशल नेतृत्वकर्ता रज़िया, जो अपने आप को सुल्ताना कहना पसंद नहीं करती थी, सुल्तान कहलवाती थी, उनका भी इन्हीं साजिशों ने अंत किया। अब मिलेंगे इन साजिशों के अंत करने वाले बलबन से अगले एपिसोड में। चैनल सब्सक्राइब रखिए, और दिल्ली के दिल्ली बनने की कहानी में हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने पिछले एपिसोड में देखे हैं, दिल्ली के पहला किला लाल कोट का, फिर राय पिथौरागढ़ दूसरा किला, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आपका जो है इल्तुतमिश, ये सारे एपिसोड में डाल चुका हूँ, उनके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। और जिन्होंने ये एपिसोड देख लिया है वो पिछले भी देख लें, और आगे आने वाले एपिसोड के अपनी जानकारी के लिए दिल्ली का दिल्ली शहर बनने की इस कहानी में मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।